हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो आज हम इस लेक्चर में महाराणा अमर सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर बनाया था उस लेक्चर में हमने महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन किया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात 1597 से लेके और 1620 तक जो शासन व्यवस्था में रहता है वो रहता है महाराणा अमर सिंह। तो महाराणा अमर सिंह की शासन व्यवस्था को, महाराणा अमर सिंह के शासनकाल को आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह, इनका जो शासनकाल रहता है वो 1597 से लेके और 1620 तक इनका शासनकाल रहता है। महाराणा अमर सिंह को आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि महाराणा अमर सिंह के समय जो शासनकाल और जो सत्ता परिवर्तन दिल्ली में होता है, इसके अलावा महाराणा प्रताप का जो संघर्ष था, उस महाराणा प्रताप के संघर्ष में जो स्थिति थी वो स्थिति अमर सिंह के समय पर नहीं रहती है। तो इसलिए स्थितियां क्या हैं, बदल जाती हैं और अमर सिंह क्या महाराणा प्रताप की तरह संघर्ष कर पाएंगे, ये देखना होगा। तो हमें सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं इनके जन्म से। तो इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? राजसमंद में होता है। इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? तो महाराणा अमर सिंह का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ राजसमंद में। अब देखिए, महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो 1597 में हो जाती है और 1597 में ही ये क्या होता है, इनका राज्याभिषेक होता है। लेकिन राज्याभिषेक होता कहाँ है? राज्याभिषेक होता है चामड़ में। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है वो है राज्य अभिषेक। क्या है? राज्य अभिषेक। और राज्य अभिषेक जो होता है इनका 1597 में होता है। उस जगह का नाम क्या था? चामड़ था। और चामड़ क्या थी? इनकी राजधानी थी। क्या थी? इनकी राजधानी थी। महाराणा प्रताप ने भी इसको क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। इनकी जो चामड़ जो राजधानी है वो 1615 तक रहती है। कब तक रहती है? 1615 तक चामड़ राजधानी रहती है, जो कि प्रताप के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अब इनका राज्याभिषेक हो गया और राज्याभिषेक के बाद इनके समय सत्ता का मध्य में क्या होता है? परिवर्तन होता है। कैसे होता है? क्योंकि इनके समय दो लोग शासन में रहते हैं। एक तो था अकबर, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल था, ये देखिए, अकबर का शासनकाल कब तक रहता है? 1605 तक अकबर का शासनकाल रहता है। और आप लोग जानते हैं कि अकबर के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं जहांगीर। ठीक है, तो इनके समय दो शासक रहे। इन्होंने दो शासकों का क्या देखा? कार्यकाल देखा। तो अकबर 1605 और जहांगीर, इन दो के शासनकाल के दौरान मेवाड़ की सत्ता में अमर सिंह रहते हैं। ठीक है, तो दोनों के ही नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक अकबर और दूसरा जहांगीर। अब इससे आगे देखिए, इनके समय पर, यानी कि जब जहांगीर सत्ता में आते हैं तो जहांगीर के द्वारा क्या किया जाता है? जहांगीर के द्वारा अजमेर में मुगल दरबार का आयोजन किया गया। किसका? मुगल दरबार का आयोजन। मुगल दरबार का आयोजन किया जाता है। और जहांगीर के द्वारा अजमेर में जो मुगल दरबार का आयोजन किया गया था, ये कब से कब तक किया गया था? 1613 से लेके और 1616 के मध्य में मुगल दरबार का आयोजन किया गया था। इसलिए जहांगीर के समय की ये महत्वपूर्ण क्या होती है? घटना होती है मुगल दरबार का आयोजन। इस मुगल दरबार के आयोजन में जहांगीर के द्वारा खुर्रम को क्या दी जाती है? जिम्मेदारी दी जाती है। क्या दी जाती है? खुर्रम को जिम्मेदारी दी जाती है। और जिम्मेदारी क्या दी जाती है? मेवाड़ पर आक्रमण करने की। मेवाड़ पर आक्रमण करने की। ठीक है, क्या जिम्मेदारी दी जाती है? मेवाड़ पर आक्रमण करने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब खुर्रम के द्वारा मेवाड़ पर क्या किया जाता है?
आक्रमण किया जाता है, और ये जो आक्रमण है वो इतनी बार किए गए कि जिससे मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है, मेवाड़ की जो स्थिति है वो डगमगा जाती है। यहाँ के जो किसान हैं उनकी फसल को हर बार क्या कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। यानी कि किसान जो फसल बोते थे, खुर्रम की सेना आती थी और उस फसल को दस्तनाबूद कर देती। तो इन खुर्रम के आक्रमणों से, खुर्रम के आक्रमणों से, खुर्रम के आक्रमणों से मेवाड़ की स्थिति बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है। ठीक है, तो खुर्रम के जो आक्रमण हैं, इन खुर्रम के आक्रमणों से मेवाड़ की स्थिति बिगड़ जाती है और अमर सिंह के ऊपर वहाँ के सरदारों के द्वारा प्रेशर डाला जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, निवेदन किया जाता है और ये कहा जाता है कि हम लोग अब और ज़्यादा आक्रमण सहन नहीं कर सकते क्योंकि मेवाड़ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन अमर सिंह जो था वो संधि करने के पक्ष में नहीं था। इसके बाद इसके जो मुख्य सरदार होते हैं वो मुख्य सरदार भी क्या कहते हैं कि सरदारों के द्वारा, ठीक है, सरदारों के द्वारा अमर सिंह के ऊपर संधि करने के लिए प्रेशर डाला जाता है, जोर डाला जाता है। और जब जोर डाला जाता है तो अमर सिंह इस बात को स्वीकार कर लेता है। तो सरदारों के द्वारा अमर सिंह पर संधि करने के लिए जोर डाला जाता है, मतलब प्रेशर डाला जाता है। और अमर सिंह बोलता है कि मैं ये जो संधि है वो कतई नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पूर्वजों के द्वारा मुगलों से कोई संधि नहीं की गई। उसके बाद इसके ना चाहते हुए भी मेवाड़ मुगल संधि जो है वो हो जाती है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे और मेवाड़ मुगल संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो महाराणा अमर सिंह, अब देखिए मेवाड़ मुगल संधि को समझते हैं। मेवाड़ मुगल संधि, ये मेवाड़ मुगल संधि जो है कब होती है? 5 फरवरी, कब होती है? 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि होती है। ठीक है, मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि जो है वो कब होती है? ये होती है 5 फरवरी 1615। मेवाड़ मुगल संधि जो है ये कब होती है? 5 फरवरी 1615। किस किस के मध्य होती है? अमर सिंह और मेवाड़, यानी कि मेवाड़ और मुगलों के मध्य, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य ये संधि होती है। ठीक है, अमर सिंह और जहांगीर, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य संधि होती है। अब इस मेवाड़ मुगल संधि की कुछ बातें थीं, कुछ शर्तें जो हैं वो मेवाड़ की ओर से रखी जाती हैं जहांगीर के सामने। अब वो महत्वपूर्ण जो शर्तें थीं वो क्या क्या थीं, उनको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, अमर सिंह पहले से ही नहीं चाहता था कि ये संधि हो, लेकिन कर्ण सिंह के कहने पर, जोर देने पर ये संधि कर ली जाती है। इस संधि की कुछ शर्तें जो हैं वो रखी गई थी। तो पहली शर्त ये रखी गई थी कि मेवाड़ का सम्राट इसमें शामिल नहीं होगा, मेवाड़ का सम्राट इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, संधि की पहली शर्त ये रखी गई थी कि मेवाड़ का सम्राट यानी कि अमर सिंह क्या है? मुगल दरबार में शामिल नहीं होगा। अब ये जब शामिल नहीं होगा दरबार में, तो इसकी जगह पर शामिल फिर कौन होगा? तो ये शर्त मुगलों की ओर से रखी गई कि उनका कोई युवराज इस मुगल दरबार की शोभा जो है वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो दूसरी इसी संदर्भ में ये जोड़ दिया गया
कि मुगल दरबार में कोई तो क्या लिखना, मुगल दरबार में युवराज शामिल होगा, यानी कि उसका पुत्र मुगल दरबार में युवराज शामिल होगा। ठीक है, और इसमें जो युवराज शामिल होगा उसकी मनसबदारी को लेकर भी बात तय हो गई थी, उसको 5,000 का मनसब जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, 5,000 का मनसब दिया जाएगा। यह बात भी तय हो जाती है कि जो मुगल दरबार में जो युवराज शामिल होगा उस युवराज को 5,000 का मनसब जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो कि शर्त रखी जाती है मेवाड़ की ओर से जो शर्त रखी गई थी वो ये शर्त रखी गई थी कि हमें चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो वापस सौंप दिया जाए, क्योंकि प्रताप के समय से ही जो चित्तौड़ था वो मुगलों के अधीन था। इस शर्त के मुताबिक ये मांग रखी जाती है कि जो चित्तौड़ दुर्ग है, कौन सा, चित्तौड़ दुर्ग को मुगलों को सौंप दिया जाए, चित्तौड़ दुर्ग को मुगलों को सौंप दिया जाए। क्लियर? ये जो शर्त है किसकी ओर से रखी गई, मेवाड़ की ओर से। तो मैंने आप लोगों को ये शर्त इधर जो है वो मेवाड़ की ओर से शर्त रखी गई है, और उधर जो शर्त रखी गई है ये शर्त रखी गई है मुगलों की ओर से। क्लियर? समझ आ गया? चलिए, तो चित्तौड़ दुर्ग को मुगलों को सौंप दिया गया और मेवाड़ का सम्राट इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये शर्त हैं। इसके अलावा मुगलों की ओर से ये शर्त रखी जाती है, मुगलों की ओर से ये शर्त रखी जाती है कि मुगलों की ओर से ये शर्त रखी जाती है कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। क्या शर्त रखी जाती है? ये रखी जाती है चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। ये बात जो है संधि के शर्तों के मुताबिक होती है। तो मेवाड़ के सम्राट इसमें शामिल नहीं होगा। चित्तौड़ दुर्ग को ये यहाँ पर मेवाड़ लिखना है, ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग को मेवाड़ को सौंप दिया जाएगा। मुगल दरबार में युवराज शामिल होगा, उसको 5,000 का मनसब मिलेगा। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। इस प्रकार की शर्तों के साथ मेवाड़ मुगल संधि जो है वो संपन्न हो जाती है। अब ये जो संधि हुई थी, इस संधि से जो अमर सिंह है, इस संधि से अमर सिंह नाखुश था। वो नहीं चाहता था कि ये संधि हो, और इस संधि के उपरांत अमर सिंह जो होता है वो राजपाट से त्यागपत्र दे देता है और क्या कर लेता है, संन्यास धारण कर लेता है। मुगल मेवाड़ संधि से नाखुश होकर अमर सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अमर सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। क्लियर? तो ये इस संधि की पहली शर्त होती है कि मुगल मेवाड़ संधि से नाखुश होकर अमर सिंह ने अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। अब आप लोग कहोगे साहब कैसा त्यागपत्र दे दिया, किसको दे दिया? त्यागपत्र देने के पीछे जो एक उद्देश्य ये था कि ये क्या हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। क्या कर लेता है? सन्यास धारण कर लेता है, सन्यास धारण कर लेता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, उतार लिया होगा। तो 5 फरवरी 1615 को ये संधि संपन्न होती है। संधि के मुताबिक ये शर्त रखी गई थी कि इसमें सम्राट जो है वो शामिल नहीं होगा, युवराज जाएगा, यानी कि कर्ण सिंह जाएगा। ये
बातों के साथ जो संधि है वो क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इस संधि की शर्तों के मुताबिक जो कर्ण सिंह है इसकी सेवा में, यानी कि इसके दरबार में चला जाता है। इस संधि की शर्तों के मुताबिक जो कर्ण सिंह होता है वो दरबार में क्या होता है, शामिल हो जाता है। इधर अमर सिंह जो था उसने संन्यास लेकर जो राजपाट है वो क्या कर दिया, त्याग दिया। अब देखिए ये जो है अमर सिंह कहाँ चला जाता है, आहड़ चला जाता है, आहड़ चला जाता है और ये यहीं पर रहता है। और इसकी 1620 में यहीं पर मृत्यु हो जाती है, यहीं पर मृत्यु हो जाती है। क्लियर? इसकी 1620 में कहाँ पर, ये जो आहड़ के क्षेत्र में गया था यहीं पर, और यहीं पर इसकी क्या बनी हुई है, यहीं पर इसकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, छतरी का निर्माण, छतरी का निर्माण किया गया। यहीं पर इसकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो आप लोगों को याद रखना है 1620 में यहीं पर आहड़ के क्षेत्र में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इनकी छतरी यहां निर्मित की गई, बाद में यहीं पर जो दूसरी छतरी है वो कर्ण सिंह की निर्मित होती है। जब कर्ण सिंह की मृत्यु हो जाएगी तो कर्ण सिंह की छतरी भी यहीं निर्मित होगी, कर्ण सिंह की जो छतरी है वो भी यहीं निर्मित होगी। और इसको क्या बोला जाता है, शिशोदिया राजवंश का राजकीय शमशान इसको बोलते हैं। शिशोदिया राजवंश का राजकीय शमशान इसको बोला जाता है। और क्या कहते हैं इसको, महासतिया। ठीक है, याद रखो भाई ना, क्या बोला जाता है, महासतिया। और दूसरा नाम शिशोदिया वंश का राजकीय शमशान। ठीक है, चलिए अब इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद जो शासक बना तो इनका जो पुत्र होता है, क्या नाम था उसका, महाराणा कर्ण सिंह। महाराणा कर्ण सिंह जिसने 8 वर्ष तक शासन किया था, यानी कि 1620 में इनकी मृत्यु होती है तो 1620 से लेके और 1628 तक महाराणा कर्ण सिंह जो होते हैं वो क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, अब देखिए महाराणा कर्ण सिंह जो होता है जिसने अमर सिंह पर प्रेशर डाला था मुगल मेवाड़ संधि करने के लिए, तो कर्ण सिंह के द्वारा कौन कौन से जो कार्य हैं वो किए गए वो देखिए। तो सबसे पहले कर्ण सिंह का क्या होता है, राज्याभिषेक होगा। क्या होगा, राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक कब होगा, 1620 में होगा। राज्याभिषेक कब होगा, राज्याभिषेक 1620 में होगा। और राज्य अभिषेक कहाँ पर होगा, तो इनका जो राज्याभिषेक होगा वो चित्तौड़ दुर्ग में होगा। ठीक है, इनका जो राज्याभिषेक होगा वो कहाँ होगा, चित्तौड़ दुर्ग में होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुगल मेवाड़ संधि के तहत 1615 में जो चित्तौड़ का दुर्ग है वो वापस मेवाड़ को सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार चित्तौड़ का दुर्ग मेवाड़ को सौंप दिया जाता है। और कर्ण सिंह का जो राज्याभिषेक किया गया वो राज्याभिषेक इसी दुर्ग में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है, इसी दुर्ग में किया जाता है। क्लियर? चलिए अब देखिए आगे क्या होता है। चित्तौड़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ और इस चित्तौड़ दुर्ग में राज्याभिषेक हो जाने के बाद इन्होंने इस शासन व्यवस्था और ये जो राजपाट है ये करना प्रारंभ किया। इनके द्वारा कुछ कार्य करवाए गए। तो इन्होंने जग मंदिर, कौन सा, जग मंदिर का निर्माण कार्य, जग मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ कराया। इन्होंने जो जग मंदिर है इस जग मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो क्या कराए, प्रारंभ कराए। लेकिन प्रारंभ ही कराया, इसको जो पूर्ण कराया वो किसके द्वारा कराया गया, जगत सिंह के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा इसको पूर्ण कराया गया था, तो इसको पूर्ण कराया गया था जगत सिंह के द्वारा।
जग मंदिर का जो निर्माण कार्य है इनके द्वारा शुरू कराया गया था। पूर्ण उसको जो किया वो जगत सिंह के द्वारा किया। इसके अलावा इन्होंने अपने यहाँ पर खुर्रम को शरण दी थी। क्या दी थी? इन्होंने अपने यहाँ पर खुर्रम का जो विद्रोह हुआ था, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मीडिएवल हिस्ट्री में, खुर्रम का विद्रोह। तो खुर्रम के विद्रोह के समय उनको शरण प्रदान की थी। शरण प्रदान की। क्या प्रदान की? खुर्रम को शरण प्रदान की। तो ये भी आपको याद रखना है। कर्ण सिंह 1620 से 28, राजब सिंह 1620 चित्तौड़ दुर्ग में जग मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको जगत सिंह फर्स्ट ने पूरा कराया था। इसके अलावा खुर्रम के विद्रोह के समय जब उनका विद्रोह होता है तो ये खुर्रम को क्या देते हैं? शरण देते हैं। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। खुर्रम का जो विद्रोह हुआ था वो खुर्रम का विद्रोह 1622 में होता है और ये खुर्रम को शरण देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन बात नहीं बनती, वो विद्रोह जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता। ठीक है। तो महाराणा अमर सिंह 1577 में 1620 आहट चले गए थे। 1620 में मृत्यु हो गई। छतरी का निर्माण करवा दिया गया वहीं पर जहाँ पर कर्ण सिंह की छतरी भी है। उनको महासतियाँ बोला जाता है। महाराणा कर्ण सिंह 1620 से 28 तक, राजब सिंह 1620 में चित्तौड़ दुर्ग में होता है। चित्तौड़ दुर्ग मुगल मेवाड़ संधि के तहत प्राप्त हो चुका था। इन्होंने खुर्रम को शरण दी। ठीक है, ये इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अब देखिए, जो अगली जिम्मेदारी मिलती है वो मिलती है महाराणा जगत सिंह। किसको मिलती है? महाराणा जगत सिंह को मिलती है। तो उन्होंने 1628 तक शासन किया था। तो इन्होंने जो शासन किया वो 1628 से लेके और 52 तक शासन किया। कब तक शासन किया? 1628 से लेके और 1652 तक शासन किया महाराणा जगत सिंह ने। अब महाराणा जगत सिंह ने, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इन्होंने जग मंदिर, अभी जस्ट बताया था, जग मंदिर के निर्माण को पूरा कराया। निर्माण को पूरा कराया। क्या कराया गया? इनके द्वारा जग मंदिर के निर्माण को पूरा कराया गया। इसके अलावा इन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? जगदीश मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा बताते हैं, ठीक है, ऐसा बताते हैं कि इनको ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में सपने से जानकारी मिली थी। सपने में देखा था, इसलिए इसे स्वप्नों का मंदिर बोलते हैं या सपनों का मंदिर बोलते हैं। तो ये भी आपको छोटी सी बात जो है वो याद रखनी है कि इस बारे में इनको, यानी कि जगदीश मंदिर के बारे में इनको सपनों में क्या मिली थी? जानकारी मिली थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो मंदिर है वो भगवान किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए इसको किस नाम से और जानते हैं? जगन्नाथ राय मंदिर। जगन्नाथ राय मंदिर कहते हैं। और इसी मंदिर के किनारे जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसी मंदिर के किनारे कौन सी? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। ये किस भाषा में लिखित है? ये संस्कृत भाषा में लिखित है। संस्कृत भाषा में लिखित। इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो कि संस्कृत भाषा में लिखित है, इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति के जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? कृष्ण भट्ट माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? इसके जो रचयिता माने जाते हैं वो कृष्ण भट्ट को माना जाता है। कृष्ण भट्ट को माना जाता है।
वापिस से एक बार देख लीजिए, महाराणा जगत सिंह 1628 से लेकर 1652 तक जग मंदिर का निर्माण इन्होंने क्या कराया, पूरा कराया। जगदीश मंदिर का निर्माण इन्होंने पूरा कराया। इसे सपनों का मंदिर भी कहते हैं, सपनों में इसके बारे में जानकारी मिली थी। ये मंदिर विष्णु को समर्पित है। जगन्नाथ राय मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है यहाँ पे लिखी हुई है संस्कृत भाषा में, और इसका जो रचयिता माना जाता है इस प्रशस्ति का, वो माना जाता है कृष्ण भट्ट को। ठीक है, तो ये इनके समय की महत्वपूर्ण जो घटना है वो होती है। ठीक है, तो ये जगत सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपने अभी अध्ययन किए। क्लियर। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं और एक बहुत शानदार शासक के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि राज सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? महाराणा राज सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह जो हैं वो 52 से लेके और 80 तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। कब से कब तक? 1652 से लेके और 1680 तक। यानी कि इनके शासनकाल के दौरान दो शासक रहेंगे केंद्र में, यानी कि दिल्ली सल्तनत, उसमें दिल्ली में जो मुगल शासक रहेंगे वो दो रहेंगे। एक तो रहेगा शाहजहां और दूसरा रहेगा औरंगजेब। ठीक है, तो इन्होंने दो शासकों का कार्यकाल देखा था। एक तो था शाहजहां और दूसरे होते हैं औरंगजेब। आपको इनके बारे में एक बात समझनी होगी कि प्रारंभ में ये औरंगजेब के एक अच्छे मित्र थे और इन्होंने जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब को सपोर्ट किया था। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, जब शाहजहां कमजोर पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, जब दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार का जो संघर्ष लड़ा गया, उस उत्तराधिकार के संघर्ष में राज सिंह ने इसका समर्थन किया था। इसका समर्थन किया था। लेकिन बाद में क्या होता है, इनके बीच में लड़ाई हो जाना, जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है, मतभेद जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, और उन मतभेदों के क्या कारण थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन राज सिंह महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलने वाला शासक था। इसने जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उसकी एक भी शर्त को फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। महाराणा राज सिंह, देखिए महाराणा राज सिंह जो है, इसका बाद में औरंगजेब के साथ क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। और उस मतभेद के कारण क्या थे, उस मतभेद के कारण क्या क्या माने जाते हैं, उस मतभेद के जो कारण माने जाते हैं, औरंगजेब के साथ इसके विवाद के जो कारण माने जाते हैं, क्योंकि पहले दोनों ये मित्र थे और उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब को सपोर्ट किया था राज सिंह ने। लेकिन इसके कुछ कारण बाद में उत्पन्न हो गए कि राय सिंह के द्वारा पहला जो महत्वपूर्ण कारण था वो होता है अजीत सिंह और दुर्गा सिंह राठौड़। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ जो था, इस दुर्गादास राठौड़ को शरण दे दी इनने, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण दे दी, शरण दे दी। क्लियर, क्या दे दी, शरण दे दी। किसने दे दी, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण दे दी। क्लियर, पहला कारण ये। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो माना जाता है मंदिर निर्माण को लेकर, मंदिर निर्माण। क्योंकि औरंगजेब के द्वारा एक बात बोली गई थी कि संपूर्ण भारत के जो मंदिर हैं और खासकर के जो मथुरा के आसपास के मंदिर हैं उन मंदिरों को ध्वस्त किया जाए, तोड़ा जाए। ठीक है, वैसे औरंगजेब ने कई मंदिरों को वित्तीय मदद जो है वो भी प्रदान करवाई थी,
कई मंदिरों के पक्ष में फरमान भी जारी किए थे। लेकिन यहाँ पर मंदिर निर्माण की बात है तो मथुरा के अंदर जो नाथ जी का मंदिर है, तो उस नाथ जी के मंदिर को तोड़ते समय यहाँ की मूर्ति जो है, इस मूर्ति को वहाँ से जो उस मंदिर के जो पुरोहित हैं वो लेकर आ जाते हैं और वहाँ से वो लोग मारवाड़ जाते हैं पहले, लेकिन वहाँ उनको कोई जो सपोर्ट है, जो समर्थन है वो नहीं मिल पाता। उसके बाद ये जो मूर्ति है वो कहाँ आ जाती है, मेवाड़ आ जाती है। और जब ये मूर्ति मेवाड़ आ जाती है तो मेवाड़ के अंदर ही इसके लिए क्या बनवा दिया जाता है, मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है। कौन से मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है, तो यहाँ पर इस मंदिर के पक्ष में, यानी कि बल्लभ संप्रदाय से संबंधित ये मंदिर था, तो इसी के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया गया नाथ द्वारा। ठीक है, कौन सा, नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण। और ये जो नाथ द्वारा मंदिर का जो निर्माण किया गया था, ये 1671 के समय की घटना है। कब की घटना है, 1671 के समय की घटना है। तो ये भी एक विवाद का मुख्य कारण जो है वो माना गया है। अगला जो कारण माना गया वो माना जाता है चारुमती का विवाह। चारुमती जो थी, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये किशनगढ़ की क्या होती हैं, राजकुमारी होती हैं। ये किससे विवाह करना चाहती थी, ये विवाह करना चाहती थी राज सिंह से, लेकिन इनका विवाह किसके साथ कराया जाता है, औरंगजेब के साथ कराया जाता है। और औरंगजेब भी इससे विवाह करना चाहता था, तो इसने इसके लिए एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, और इसी चिट्ठी के आधार पर जो राज सिंह है ये इससे क्या करने पहुंच जाता है, विवाह करने पहुंच जाता है। अब आप लोग सोचो, जिसकी शादी उसके साथ होने वाली थी उसको कोई और उठा के ले जाए तो स्वाभाविक है उसे गुस्सा आएगा। तो ये भी इनके बीच जो मतभेद हैं उनमें महत्वपूर्ण है चारुमती का विवाह। इस चारुमती का जो है ये कहाँ की थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किशनगढ़ की क्या थी, राजकुमारी थी। यहां इस विवाह के समय ही एक घटना और घटित हुई थी। आप लोगों ने रतन सिंह चूड़ावत का नाम सुना होगा, रतन सिंह चूड़ावत का नाम सुना होगा, और सैलदे कमर का नाम भी सुना होगा। इस युद्ध के समय क्या हुआ था कि औरंगजेब जो है, इस औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब ने अपनी जो सेना है वो भेजी थी। ठीक है, क्या किया था, इसने अपनी जो सेना है वो भेजी थी। और जो सहल कंवर है, जो सहल कंवर है, इसके जो पति का नाम था वो था रतन सिंह चूड़ावत। क्या नाम था, रतन सिंह चूड़ावत। तो ये जो सहल कंवर है और ये जो रतन सिंह चूड़ावत है, इनकी भी शादी जो है वो नई नई हुई थी। तो इस औरंगजेब की सेना को रोकने की जिम्मेदारी जो दी जाती है वो रतन सिंह चूड़ावत को दी जाती है। किसको दी जाती है, इस रतन सिंह चूड़ावत को औरंगजेब की उस सेना को रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि जो राज सिंह है वो कहाँ गया हुआ था, विवाह करने, किससे, राजकुमारी से। तो रतन सिंह चूड़ावत इसकी भी शादी नहीं हुई थी, तो ये महलों से बाहर नहीं जा रहा था, निकल के बोल रहा था किसको, सहल कंवर को, कि मेरा मन नहीं कर रहा युद्ध में जाने का, ठीक है क्या करूं, नहीं जाऊं क्या। तो ये बार बार जाता है और फिर लौट आता है। तो सहल कंवर से बोलता है कि तुम्हारी वहाँ युद्ध के मैदान में मुझे बहुत याद आएगी, मुझे कुछ निशानी दो ताकि मैं उसे देखता रहूं, निहारता रहूं और तुम्हारी याद आती रहे। तो इसलिए बताते हैं कि सहल कंवर ने अपना जो सिर है वो काट कर इसको दे दिया था कि ये लो, इसे ले जाओ और खूब देखना। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे साहब गर्दन काट के दे दी तो फिर कैसे बोलोगी कि ये लो, ये ले जाओ। तो इसकी जो थाल था, उस थाल को एक दासी लेकर आती है और बताती है कि ये लीजिए आपकी निशानी। इसके बाद इसने औरंगजेब की सेना को बुरी तरह परास्त किया था और औरंगजेब की सेना जो है वो खाली हाथ लौट गई थी। तो ये महत्वपूर्ण घटना भी इसी दरमियान होती है। तो ये सारे कारण किसके कारण बन गए, युद्ध के कारण बन गए, और औरंगजेब इसको सहन नहीं कर पाया और उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किस पर कर दिया, मेवाड़ पर कर दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1679 की बात है, औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ पर क्या कर दिया जाता है,
आक्रमण कर दिया जाता है। और ये आक्रमण कब होता है? 1679 में। किस पर होता है? मेवाड़ पर होता है। ठीक है, मेवाड़ पर आक्रमण। लेकिन राज सिंह ये बात जानता था कि संपूर्ण मुगल सेना का सामना मेवाड़ की जो सेना है वो नहीं कर पाएगी, इसलिए ये भी कहाँ चला जाता है? इस युद्ध के समय, इस आक्रमण के समय पहाड़ों में चला जाता है। पहाड़ों में चला जाता है और पीछे से जो औरंगजेब होता है वो जग मंदिर को तोड़ देता है। ठीक है, जग मंदिर को तोड़ देता है। और 1679 में ये पहाड़ों में गया था और इसके 1 साल बाद ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी कि 1680 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? 1679 में मेवाड़ के ऊपर आक्रमण होता है और 1680 में इसकी पहाड़ों में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से राय सिंह पहाड़ों की ओर चला जाता है, लेकिन मुगलों की जो अधीनता है वो कभी भी स्वीकार नहीं करता। यानी कि इसने अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं का अनुसरण किया कि मुझे मेरे जीते जी कभी भी जो मुगलों की संधि है वो क्या नहीं करनी है? स्वीकार नहीं करनी है। तो इस प्रकार ये हमने मेवाड़ राजवंश के संपूर्ण शासकों का विस्तृत अध्ययन किया था और इनके बारे में हमने जो पॉइंट्स पूछे जा सकते थे किसी भी एग्जाम्स में, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो ये थे आपके महाराणा राज सिंह, जिन्होंने 1652 से लेके और 1680 तक शासन किया था। ठीक है, याद रखोगे ना? चलिए, तो आप लोग ऐसे ही ये लेक्चर देखते रहिए और इन लेक्चर से संबंधित आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।